देखो आगे, देखो पिछले टर्न पे कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, जरा हमने देखो पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास इस तरह से दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2, ये हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल था। तो अब पूछा था कि Q2 पर अप्लाई होने वाला फोर्स कितना होगा, ये बात पूछी गई थी। चलो जरा देखते हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर हम Q1 Q2 पे फोर्स की बात करें तो हमारे पास फोर्स का तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जरा यहां ध्यान से देखो R क्या होगा, R हमारे पास है Q1 और Q2 के बीच की दूरी होगी। तो सोचो अब यहां पर केवल तुम्हें इतना दिमाग लगाना था कि ये R कैसे निकले, जो भी ये R निकाल लेगा उसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं। अच्छा जरा सुनना, इसमें ना कोई कंफ्यूज होना कि यहाँ पे Q1 Q2 दे दिया, अरे भैया Q1 Q2 हमने दिया है, एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। मान लो Q2 दे दिया जाए 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाए 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो तो अप्लाई कर लोगे, मेन है क्वेश्चन करना सीखो कि क्वेश्चन कैसे होगा। चलो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर R निकालना है, इसको तो इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब वापस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलो हमने इसको A मान लिया, ये B मान लिया, तो ट्रायंगल देखो क्या आ गया AOB। देखो ध्यान से, तो यहां पर आ गया हमारे पास इन ट्रायंगल AOB। अब देखो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2A। बोलो कुछ याद है? इस तरह का एक फॉर्मूला जरूर देखा होगा। अब जरा सुना, ये 30 दिया हुआ है तो ये 90 हो गया, तो यहां पर जरा एंगल देखो टोटल कितना बना 120 हो गया। तो यहां पे जरा समझना, अगर हम यहां पर थीटा ले ले तो ये हो गया 120 डिग्री। अब देखो पहले तो जरा ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल कैसा होता है। ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया ABC, ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल सी होती है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर ए और बी दिख रहे हैं, तो जो ए और बी देख रहे हो इनके बीच में एंगल थीटा होगा, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि जो माइनस करके साइड आती है ये थीटा के सामने वाली साइड होती है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर जो एंगल है, एंगल के सामने हमने साइड कौन सी मान ली R, तो अगर ये R मानी हुई तो अब जरा समझना, अगर यहाँ पर तुम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला क्या आएगा। अगर ये चीजें किसी को नोट करनी हो तो नोट करो, नहीं तो हटाए फिर इसको। ये फॉर्मूला अगर जिसे भी ना आता हो वो लिखो, नहीं तो फिर इसको हटाते। लिख लिया, हटा दें। चलो देखो ध्यान से, अब यहां पर तुम यही फॉर्मूला लगा दो cos थीटा, तो देखो यहाँ पे क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब जो एंगल है इसके अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर। नीचे जरा देखो 2AB, 2 इंटू 5 इंटू 12, इतनी बात क्लियर। cos थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 120, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंस थीटा बराबर 120 डिग्री, तो cos 120, हाँ cos 120 कितना होता है गायब। देखो आंसर 90 प्लस 30 कर दोगे साइन 30 आ जाएगा, माइनस का तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास इतना। ये वैल्यू लगा तो cos थीटा में तो आ गया माइनस का 1/2, बगल में आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 144 माइनस R स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 12, 2 से 2 कैंसिल, ये 60 हो गया, 60 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 60, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 169 माइनस R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर इधर ले आओ पॉजिटिव, ये 60 यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 9 9 आ गया हमारे पास 12 229, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास R आ गया √229। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आती? अब जैसे ही R आ गया है बस तुम्हें इस R की वैल्यू यहाँ उठा के लगा देनी है, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे तुम्हारा फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब √229 का स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल 229 बचेगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है यहाँ पे? अब देखो अगर तुम्हें करना आ गया है तो एग्जाम में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में तो Q1 और Q2 की वैल्यू दे देंगे, बस तुम्हें वो वैल्यू भी यहाँ पे रख के कैलकुलेट करना रहेगा। बोलो बात समझ नहीं यहाँ पे? शुरू हो जाओ, नोट करो इसे। आखिरी में ध्यान रखना, एक तुम्हें फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कैसे निकालोगे, ये R की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2,
और देखो यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, ये आ गया 229। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें Q1 Q2 दिए जाए वो रख के बस कैलकुलेट कर देना। करो। आगे बढ़े, हो गया, देखो आगे से। देखो आप, देखो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था हमारे पास, इस तरह से हमारे पास एक स्क्वायर दिया था और यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ था और एक यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्मॉल क्यू रख दिया था। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर इस स्मॉल क्यू पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। इस तरह क्वेश्चन था। देखो अच्छा, एक बात समझ रहा हूं, एक बात जरा देखो, पिछले टर्म पे जरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखवा दिया था, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लो। देखो पिछले टर्म पे हमने लिखवा दिया था कि अगर स्मॉल क्यू पर लगने वाला फोर्स 0 है, ठीक है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म्स में बताए। देखो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जरा देखना। अब यहां पर आएगा इस कैपिटल क्यू, किसी भी एक कैपिटल क्यू पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 होगी तब क्यू बता पाओगे। ठीक है, उस समय जो पिछले टर्म में क्वेश्चन बोल दिया था उसमें तुम बता नहीं पाओगे ठीक से। जरा देखो तो यहां पर आएगा हमारे पास इफ फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू इज 0, देन फाइंड the value of a small q in terms of capital Q। ये लिख लो। ठीक है, हो गया, चलो आगे देखते हैं। अच्छा भैया देखना, जो पिछले टर्म में बोला था वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। पिछले टर्म में बोल दिया था हमने कि इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चार्ज रखने पर ये पॉसिबल होगा, इनमें से किसी एक पर फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो कैपिटल क्यू पे लगने वाला फोर्स 0 हो गया, तो अब हमें स्मॉल क्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। चलो हटाते हैं इस क्वेश्चन। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, इस पर फोर्स 0, नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? देखो ध्यान से, पहले तो ये दोनों देखो, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास बाहर की तरफ एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। अच्छा, रिपल्शन फोर्स कितना होगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इस F1 को निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q इंटू Q क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, कितनी है BD। अच्छा, अगर साइड A है तो क्या लगता है, डायगोनल √2A होता है कि नहीं होता है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब जरा समझते हैं, अब ध्यान सुनना, अगर इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि अब इस स्मॉल क्यू से लगने वाला जो फोर्स होगा वो F1 के बराबर होना चाहिए और F1 के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है,
ध्यान सुनना, यहाँ पर स्मॉल क्यू से लगने वाला जो फोर्स होगा वो F1 के बराबर होना चाहिए और F1 के अपोजिट होना चाहिए, तभी तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो चलो हमने मान लिया कि अब ये जो हमारे पास Q है इससे हमारे पास कुछ फोर्स यहाँ पर लग रहा है F2, ठीक है। तो ध्यान सुनना, अब हमारे पास F2 कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ गया स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। सोचो दूरी कितनी है, डायगोनल का आधा, डायगोनल इतना था इसका आधा कर दो तो आ गया √2a/2 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं है? तो ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इस पॉइंट चार्ज Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो यहां पर आया हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the force acting on point charge capital Q is 0। अगर यहां पर फोर्स 0 है तो जरा सोचो Q पर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, F1 और F2। और अगर 0 है तो एक काम कर सकते हैं हम, F1 क्या होगा, F1 प्लस F2 अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यही तो मतलब हुआ, इसके ऊपर चार्ज कितने लग रहे हैं, दो। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो टोटल चार्ज आएगा, सॉरी टोटल फोर्स आएगा, और टोटल फोर्स कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखो आप F1 और F2 की वैल्यू रख दो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू रखो देखो यहाँ पर हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ गया हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन दिस। अच्छा इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस F2 ये रखा हुआ है, ये F2 है, यहाँ पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ गया हमारे पास Q इंटू कैपिटल Q और ये स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर अब जब लिखेंगे तो स्क्वायर ओपन करके लिखेंगे, देखो इसका स्क्वायर ओपन करो, √2 का हो गया 2, ये a स्क्वायर नीचे, अब यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये बराबर 0। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा क्या लगता है, ये 2 यहाँ ऊपर उठ जाएगा, देखो ध्यान से, ये जो 2 देख रहे हो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो जरा इसको भेजो। तो यहाँ पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ऊपर चला गया तो 2Q इंटू कैपिटल Q और अपॉन में आ गया हमारे पास a स्क्वायर, बगल में 0, ठीक है। देखो बहुत कुछ कॉमन आ गया, क्या क्या कॉमन आ गया, ऊपर से कैपिटल Q कॉमन आ रहा है, नीचे जरा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a स्क्वायर। बचा क्या यहाँ पे, देखो एक कैपिटल Q कॉमन आया, एक कैपिटल Q बच गया। यहाँ पे जो 2 था ये बाहर नहीं आया है, ये 2 ऐसे ही रखा है, प्लस यहाँ पर देखो 2 और स्मॉल q, तो यहाँ पर आ गया 2 और स्मॉल q, नीचे सब कॉमन आ चुका है, ये 1 बचा, ये बराबर 0 हो गया। क्या लगता है, ये पूरी वैल्यू 0 पे चली गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास आया कैपिटल Q अपॉन 2 माइनस का 2 स्मॉल, सॉरी प्लस का 2 स्मॉल q बराबर 0। निकल आया आंसर, Q अपॉन 2 इधर जाएगा और इस 2 से और डिवाइड करा दो, आंसर आ गया। देख लो यहाँ कहीं कर देते हैं, नोट कर लो फिर कर देते हैं, या यहाँ पे देख लो, छोटी सी कैलकुलेशन है, देख लो यहाँ पे देख लो सब। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास कैपिटल Q अपॉन 2, ये उधर भेज दो तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का कैपिटल Q अपॉन 2, यहाँ पे रखा है 2 स्मॉल q इक्वल टू, अब ये 2 से डिवाइड करा दो तो स्मॉल q की वैल्यू आ गई माइनस का कैपिटल Q अपॉन 4। अब एक बात जरा देखो, जितना क्वेश्चन में दिया गया था हम उसी के हिसाब से सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, और हमने सोचा क्या था, एक बात सोची थी कि इस पर लगने वाला फोर्स केवल तब 0 हो सकता है जब इस पे लगने वाला जो इससे फोर्स आएगा वो F1 के बराबर और F1 के अपोजिट हो। अगर अपोजिट हुआ तो मतलब क्या हुआ, स्मॉल q और कैपिटल Q कैसा फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन का, और अगर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है तो जरा सोचो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का Q अपॉन 4 आ गया हमारे पास। बोलो इतनी बात क्लियर है, नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। चलो आगे देखो।
पिछले टर्म पे गॉस थ्योरम पढ़ी थी, अब हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन देखने हैं कि हम गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। यहां पर हम लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा जरा सुनो ध्यान से। देखो जो कूलाम का लॉ था, कूलाम का लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूले निकाल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, कूलाम लॉ से हमारे पास केवल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, फोर्स के, पोटेंशियल के, इन सब के फॉर्मूले आ सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज का शेप बदल जाए, किसी और शेप में आ जाए, जैसा कि तुम जानते हो 12th से देखते चले आ रहे हो, एक लीनियर चार्ज हो जाए या किसी सरफेस में आ जाए चार्ज या वॉल्यूम में फैल जाए, तब वहां पर फॉर्मूले निकालना कूलाम लॉ के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा लॉ लेके आएंगे, वही गॉस लेकर के आए। तो अब यहां पर जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम हमारे पास अप्लाई होती है अलग अलग शेप के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीजें निकालने के लिए। बात समझिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अलग अलग शेप से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे अलग अलग शेप? सोचो, इंटर में क्या क्या पढ़ के आए थे? इंटर में पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास कोई लीनियर चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती है, अगर स्फीयर में कोई चार्ज आता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती है। ठीक है, इस तरह से एक प्लेन शीट ऑफ पेपर आ जाए तो उसमें हमारे पास चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? चलो अब इसी तरह से आर्टिकल करने, पहला आर्टिकल शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहला आर्टिकल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पर लीनियर चार्ज से हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये जरा देखना है। तो देखो हमने यहां पर एक वायर मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत पतला सा वायर है और हमने इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास अब चार्ज। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमारे पास क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अब इतना तो पता है कि अगर हमारे पास लीनियर चार्ज होता है तो वहां पर जो गॉसियन सरफेस आएगी वो हमारे पास इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस आती है। बोलो जरा ध्यान से। ठीक है, एक हमारे पास हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली। अब जरा सुनना, ये सिलेंडर की लेंथ L, ठीक है, रेडियस हमारे पास बिल्कुल वैसे ही R। ठीक है, सारी वही बेसिक सी चीजें हैं, कुछ नया नहीं इसमें। ठीक, अब ध्यान सुनना, हमने जो सिलेंड्रिकल सरफेस मानी है इसके अंदर वायर का कुछ पोर्शन आएगा, तो जो जितना पोर्शन आएगा उसमें चार्ज कितना होगा? कैपिटल स्मॉल क्यू। ठीक है, ध्यान सुनना, स्मॉल क्यू चार्ज कितना है? ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन देख रहे हो इसके अंदर जो चार्ज हमारे पास स्टोर हो चुका है, इसके अंदर जो एनक्लोज हो चुका है उसकी वैल्यू स्मॉल क्यू। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या बताती है? गॉस थ्योरम इतना बताती है कि जो फ्लक्स जनरेट होगा वो Q के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कैसे आता है? फ्लक्स तब आएगा जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी। तो ध्यान से देखो, अब जो गॉसियन सरफेस बनाया है इसमें टोटल 3 सरफेस दिख रही है। एक देखो ये सर्कुलर सरफेस, दूसरी ये सर्कुलर सरफेस और एक ये कर्व्ड सरफेस। दिख रही कि नहीं दिख रही यहाँ पे? तो अब जरा समझना, यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पे 3 सरफेस ले सकते हैं। एक यहाँ पे ले ली, एक यहाँ पर ले ली और एक यहाँ पर ले ली। अच्छा जरा समझना, सरफेस तो ले ली, तो जरा सोचना, हमारे पास 3 जगह से फ्लक्स आ सकता है। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये एक वायर है, ऐसे मान लो ये एक वायर है, इस पर हमने चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी, फिर चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, इससे बाहर की तरफ फैलती हुई जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जरा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, नीचे की तरफ निकलेगी, चारों तरफ बाहर की तरफ निकलेगी। तो जरा सुनना,
यहां पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ गई, ये आ गई हमारे पास आउटवर्ड। अच्छा अगर इस पर देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज नीचे है प्लस, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ जाएगी बाहर, इतनी बात क्लियर है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए, अब जरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो, सोचो एरिया कैसा आएगा। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो भैया ये सर्कुलर सरफेस है, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो सोचो यहाँ से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो ये इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर देख रहे हो ये हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया वेक्टर डीएस, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे जरा सुनो, यहाँ पर एरिया वेक्टर यहाँ बाहर की तरफ चला जाएगा, ये भी आ गया वेक्टर डीएस, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर एंगल हमारे पास दोनों में 90 डिग्री बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया, यहाँ पर एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ठीक। किसका एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक। अच्छा यहाँ पर सोचो, ये तो कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस से अगर एरिया वेक्टर निकालोगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर भी जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ एंगल कितना हो गया, ये 0 डिग्री। बोलो बात समझ नहीं गई यहाँ पे। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 सरफेस थी, तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, तीनों से हमारे पास एरिया वेक्टर आएगा। लेकिन जो 2 एरिया देख रहे हो, एक ये सर्कुलर सरफेस और एक ये सर्कुलर सरफेस, ये जो 2 एरिया देख रहे हो दोनों हमारे पास 90 डिग्री पर है। अगर 90 डिग्री पर है तो जरा सोचो फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। अगर थीटा की जगह 90 रखोगे तो रिजल्ट 0, मतलब यहां से निकलने वाला फ्लक्स 0, यहां से निकलने वाला फ्लक्स भी 0। फ्लक्स केवल और केवल हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया से बनेगा। तो ध्यान सुनना, अगर हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो 3 जगह से मिलकर के बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गई, ये थर्ड सरफेस हो गई। तो यहाँ पे जरा समझना, यहाँ पर आ गया इंटीग्रेट 1, ये आ गया हमारे पास ई डॉट ds, प्लस यहाँ पर आ गया इंटीग्रेट 2, ये आ गया हमारे पास ई डॉट ds, प्लस यहाँ पर आ गया इंटीग्रेट 3 और ये आ गया हमारे पास ई डॉट ds। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर जो थर्ड और फर्स्ट देख रहे हो इन दोनों में 90 है, तो ये दोनों हमारे पास फ्लक्स 0 हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में एंगल 90, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक रिजल्ट। सिंस पहला रिजल्ट अगर देखोगे इंटीग्रेट ई डॉट ds, या फिर तीसरा रिजल्ट देख लो इंटीग्रेट ई डॉट ds, तो ये हमारे पास हो गया 0। अगर ये दोनों 0 है तो हमारे पास अब रिजल्ट आता है देयरफॉर जो टोटल फ्लक्स बना वो टोटल फ्लक्स अब बराबर होगा केवल सेकंड इंटीग्रल के जो हमारे पास है ई डॉट ds। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर अगर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई ds कॉस थीटा। अब देखो तुम्हें पता है सेकंड वाले केस में हमारे पास थीटा कितना है 0, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंस थीटा बराबर 0, तो जरा सोचो cos 0 कितना हो जाएगा 1, उठा के लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स आता है इंटीग्रेट और ये आ गया हमारे पास ई ds। अब एक बात जरा समझना, एक काम कर लेते हैं, ये जो ई देख रहे हो ई को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं। यहां पर हम ई को इंटीग्रेशन से बाहर लेकर के आते हैं, अंदर क्या बचा हमारे पास केवल ds। अब देखो ds क्या आता है, छोटी सी सरफेस, अगर इसको पूरे सरफेस में इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेट ds है ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r l के। तो यहाँ पे जरा समझना, हमारे पास 5e आ गया इंटीग्रेट e और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 पाई आर एल। यही तो होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले एक बात जरा सोचो, यहां पर हमने ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। जरा अपने पेज पलटो और देखो तुमने उसमें गॉस थ्योरम करी होगी, पलटो पेजेस पलटो, देखो तुमने गॉस थ्योरम करी होगी। वहां पर तुम ई को बाहर लेकर के नहीं आए, बल्कि वहां पे तो फॉर्मूला रख दिया तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का। कैसे कैसे मतलब न्यूटन आइंस्टीन गॉस जैसा बता के जाएंगे, हम रख लेंगे। ऐसे कैसे
देखो ध्यान से, पहले तो एक बात सोचो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन बातों पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है चार्ज पे और दूरी पे। जरा ध्यान से देखो, अगर इस सरफेस की बात करोगे, पूरी ये सिलेंड्रिकल सरफेस, तो सोचो इस सरफेस पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, वो वायर से सेम डिस्टेंस पर रहेगा। और कितनी डिस्टेंस? रेडियस के बराबर। कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो तो दूरी कितनी? आर। यहां ले लो, यहां से दूरी कितनी? आर। यहां ले लो, यहां से दूरी कितनी? आर। डिस्टेंस नहीं बदल रही है। सोचो, हमने जो सरफेस लिया है गॉसियन सरफेस, उसके अंदर जो चार्ज क्यू है, क्या ये चार्ज बदलेगा? कभी कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर कर्व्ड सरफेस की बात करोगे तो कर्व्ड सरफेस पे क्यू और आर कैसे हमारे पास? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो यहां पर पूरे सरफेस में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यहां पर इससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तभी ये इंटीग्रेशन से बाहर आ पाएगी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे जरा गॉस थ्योरम की बात करते हैं। देखो गॉस थ्योरम में क्या था? गॉस थ्योरम में एक इर्रेगुलर सरफेस थी। ठीक है, जो मेरे तो टीका लग गया यार। चलो देखो, देखो यहां पर जो गॉस थ्योरम हमारे पास आई थी, गॉस थ्योरम में एक इर्रेगुलर सरफेस थी। तो सोचो, अगर सरफेस इर्रेगुलर है और तुम यहां पर कोई चार्ज ले लो, तो जरा सोचो, क्या इस चार्ज की हर एक जगह से दूरी बराबर होगी? नहीं बराबर होगी। और वहां पे जरा समझना, अगर दूरी बराबर नहीं होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कांस्टेंट नहीं थी और हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लाए। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि वहां पर वैल्यू क्यों रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भैया वहां पे जो चार्ज था वो था पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आता है हमें। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती तो वो वहां पे यूज कर लिए। यहां पर हमें यही तो नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इस वजह से यहां पर हम वैल्यू नहीं रख सकते। यहाँ पे बोलो बात समझे? यहाँ पे दोनों आर्टिकल में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है दोनों में वाकई में? इतना क्लियर हुआ सभी को? देखो एक बार फिर इसको हटाते हैं। बता दे, आगे देखो। देखो ध्यान से, अब यहां पर हम फ्लक्स में फ्लक्स की डेफिनेशन लगाई। ध्यान से ना, हमने क्या करा यहाँ पे? फ्लक्स की डेफिनेशन लगाई। ठीक है, कि एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से इस रिजल्ट में पहुंचे। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करो, तो यहां पर आता है हमारे पास फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड रिजल्ट। अच्छा, दोनों ही फ्लक्स को बता रहे हैं तो अब दोनों को इक्वेट कर दो। तो जरा देखो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहां पर हमारे पास है ई, ये आ गया 2 पाई आर एल, बगल में रखा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई की वैल्यू निकालनी है, सब कुछ नीचे ले आओ। देखो थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर 2 और पाई, देखो 2 पाई नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रख दो। यहाँ क्या बचा? क्यू। यहाँ पे आर और एल बचा है, तो ये आर और एल यहाँ पर आ गए। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? इतना समझना है सभी को? अब आगे देखो। अच्छा एक बात समझना, एक सबसे जरूरी बात आती है कि यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला चार्ज के टर्म में नहीं देते। अगर तुम्हें कुछ याद हो, हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में देखते हैं। कौन कौन सी डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इन टर्म्स में देते हैं। ठीक है ना? क्यों? अभी इसको यूज कर लेंगे, आंसर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा क्यों? ध्यान सुनना। अच्छा मान लो हमने तुमसे कहा, तुमने यहां पे डेरिवेशन करा, इतना बड़ा गॉसियन सरफेस बना दिया। अगर हम किसी और से कहें, सोचो वो मान लो गॉसियन सरफेस थोड़ा और बड़ा कर दे तो, या मान लो कोई तीसरा और छोटा कर दे तो क्या रिजल्ट अलग अलग आने लगेंगे? वही वायर क्या अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएगा?
सवाल ही नहीं होता। तो यहां पे जरा सुनना, इसके साइज के हिसाब से हमारे पास चार्ज बदल सकता है। हमने इतना बड़ा दिया तो कुछ चार्ज इसके अंदर आ गया, छोटा लोगे तो चार्ज कम आएगा, बड़ा ले लोगे तो चार्ज और ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, चार्ज बदल सकता है किसकी वजह से? गॉसियन सरफेस के साइज की वजह से, लेकिन चार्ज डेंसिटी कभी नहीं बदलेगी। तुम चाहे जितना बड़ा सिलेंडर ले लो, चाहे जितना छोटा सिलेंडर ले लो, इसी वजह से आंसर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ध्यान सुनना, ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे? ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर देखो आ गया, सिंस लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, तो ये तो देख ही रहा है क्यू अपॉन एल, बस इसकी जगह उठा करके लैम्डा लिख दो। तो यहां पर आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया लैम्डा अपॉन आर। बोलो इतनी बात क्लियर है? देखो एक ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा देखो, पेपर ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस रखना है। देखो ध्यान से क्या, अच्छा इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 दिख रहा है, एक काम कर लेते हैं, ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा लो तो हो गया 2 लैम्डा अपॉन आर। बोलो बात समझ नहीं पे? तो यहाँ पर हमारे पास अब रिजल्ट आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये इसको भी ध्यान रखना, ये भी तुम्हारे पास पूछा जा सकता है। खैर कोई कठिन बात नहीं, बहुत आसान सी बात है। अब जरूरी बात आती है, कौन सी जरूरी बात? देखो अब यहाँ पर हमें इसका वेक्टर फॉर्म देखना है कि यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक, देखो क्या, वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन चाहिए, कैसे लाएं? देखो सबसे पहले एक काम होता है, अगर मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो सबसे पहला ये काम होता है कि जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उन पे वेक्टर लगाओ पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लगा दिया। यहां पर जरा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। हाँ, आर जो देख रहे हो ये रेडियस वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन भैया ये डिनोमिनेटर में है, यहां वेक्टर नहीं चिपका सकते। तो अब जब आरएचएस में कोई वेक्टर नहीं आ सकता, तब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी यहां पर हम किसी यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर कहां से मिलेगा? यूनिट वेक्टर हमें डायग्राम से मिलेगा। ठीक है, कौन सा यूनिट वेक्टर? वो यूनिट वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, बस उसी यूनिट वेक्टर को यहां पर चिपका देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी निकल रही? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ निकल रही, तो जरा सोचो, अगर मान लो तुमसे कहें रेडियस वेक्टर बताओ कैसे आएगा, तो जरा सुनना, अगर ये सर्कल है तो सर्कल का रेडियस वेक्टर बताना है, तो हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ ही तो जाओगे। ये जितने वेक्टर है सब रेडियस वेक्टर का ही तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे समझो, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी एक्सिस है, सेंट्रल लाइन है, तो यहां से अगर बाहर की तरफ निकलोगे तो ये क्या होगा? रेडियस वेक्टर का काम करेगा। यहां से अगर नीचे की तरफ आओगे तो ये क्या होगा? ये रेडियस वेक्टर का काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे तो यहाँ पर यहाँ से आउटवर्ड सिलेंडर की तरफ कहीं पे बाहर निकल जाओ, सबके सब हमारे रेडियस वेक्टर का काम करेंगे। तो ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में होगी? हमेशा रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ जा रही तो रेडियस वेक्टर भी हमेशा बाहर की तरफ जाता है। तो एक काम करते हैं, हमें इसमें डायरेक्शन देनी है, तो जो रेडियस वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा दिया जाता है और हमारे पास वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बोलो बात समझ यहाँ पे? ठीक है, देखो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें, आगे बढ़े। चलो देखो आगे। देखो ये तुमने पूरा आर्टिकल देख लिया, अब इस आर्टिकल से अपने दिमाग में बैठा लेना कि अब यहां पर डेरिवेशन कैसे चलेंगे। डेरिवेशन हमेशा चलेंगे
तुम सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करोगे। डेफिनेशन क्या होती है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई डॉट ds, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। तो उस डेफिनेशन से फ्लक्स निकालोगे, उसके बाद दोबारा गॉस थ्योरम का यूज करके फ्लक्स निकालोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान रखना, गॉस थ्योरम का यूज करने का कोई भी डेरिवेशन होता है, सारे डेरिवेशन ऐसे होते हैं। देखो अब डेरिवेशन तुम्हारे दिमाग में एक बार फिट हो चुका है, ठीक है। हम आगे अलग अलग आर्टिकल लेंगे, अब जो डेरिवेशन है उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, वो जल्दी से होता चला जाएगा। बस हर आर्टिकल में जो अलग अलग चीजें आएंगी डायग्राम से रिलेटेड, वो सारी बातें अब ठीक से एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे मेरा जो फोकस होगा समझाने का, वो डायग्राम पे या डायग्राम से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीजें जानने वाली हैं वो, या डायग्राम से तुम्हारे इसमें डेरिवेशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि डेरिवेशन में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, रट लेते हो, ठीक है। वो सारी बातें बता देंगे कि डायग्राम से रिलेट करके इनको समझना कैसे है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो डेरिवेशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हारे दिमाग में भैया बैठ जाना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर है कि हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है, केवल एक तरीका डेरिवेशन का, पहले फ्लक्स निकालो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? वो हमारे पास डेफिनेशन होती है इंटीग्रेट ई डॉट ds। फिर तुम इसी फ्लक्स को निकाल दो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, ठीक है। इतना तो तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। चलो आगे देखो, और देखो फिर से बता रहे हैं, ये सारे डेरिवेशन सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन से तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अगर मान लो डेरिवेशन नहीं करवाते हैं, केवल फॉर्मूले लिखवा देते हैं, तो ध्यान सुनना, हम फॉर्मूले लिखवा देंगे, हर टाइप से लिखवा देंगे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले याद करना ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और उसके बाद कुछ अलग से क्वेश्चंस भी बनते हैं, अभी आगे चल के इजी नोट सॉल्व करोगे तो उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, वो केवल तब सॉल्व होंगे जब तुम्हें आर्टिकल ही समझ में आते हैं, ठीक है। फिर जरा सुनना, केवल वही आर्टिकल तुम्हें करवाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जिन आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं बनते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते, वो एक भी आर्टिकल नहीं करवाएंगे। देखो आंसर करना, तो देखो अब यहां पर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल चार्ज। अब हमारे पास सिलेंड्रिकल चार्ज होगा और उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सिलेंड्रिकल चार्ज मतलब जैसे लीनियर चार्ज एक वायर में था, वैसे ही सिलेंड्रिकल चार्ज हम एक सिलेंडर में रख देंगे। तो ध्यान से देखो, अब यहां पर एक सिलेंडर मान लिया और इसके अंदर हमारे पास चार्ज है, ठीक है। तो पहले तो एक बात, तुरंत एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर चार्ज सिलेंडर के अंदर है तो मतलब चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो यहां पर हमारे पास यूज होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलो इतनी बात क्लियर। लेकिन अब सिलेंडर एक लीनियर बॉडी भी तो है, एक स्ट्रेट लाइन पे रखी हुई बॉडी भी तो है, तो अगर ये लीनियर बॉडी है तो यहां पर हमारे पास लैम्डा भी आएगा। तो अब यहां पे समझ रहा है, ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका फॉर्मूला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से भी निकलता है और इसका फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी निकलता है। तो ध्यान रखना, दोनों टर्म्स में तुम्हें फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे, इनको आपस में कन्वर्ट करके भी दिखाएंगे। किसी सिलेंडर के लिए लैम्डा में और रो में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो अब आगे देखो, चलो कुछ बेसिक चीजें मान लेते हैं कि हमारा जो सिलेंडर है, देखो अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, देखो एक काम कर लिया, सबसे पहला काम है गॉसियन सरफेस बनाना, ठीक है। हमने यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना ली। भैया याद रखना, गॉसियन सरफेस क्यों बनाई जाती है? ताकि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सके। गॉस थ्योरम केवल तब अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है। अगर कोई क्लोज सरफेस नहीं है और उसके अंदर चार्ज नहीं है तो गॉस थ्योरम कहां से अप्लाई करोगे? बात समझ में आ रही है? ठीक, अब आगे देखो,
यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल सिलेंडर था इसकी रेडियस कैपिटल आर मान ली, ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस हमने यहाँ पर ये स्मॉल आर मान ली, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहला काम तो यही करना है। अच्छा पहले ये भी मान लो जो गॉसियन सरफेस है भैया इसकी लेंथ एल है, ठीक है। ओरिजिनल सिलेंडर से मतलब नहीं है, ओरिजिनल सिलेंडर भैया बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इसीलिए हम चार्ज से कोई फॉर्मूला नहीं देंगे, सारे फॉर्मूले आएंगे या तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। अब आगे देखो, चलो एक चीज और मान लेते हैं कि हमने जो गॉसियन सरफेस मानी हुई है इसके अंदर हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास क्यू है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ फिर से वही काम, अब हमें यहाँ पर फ्लक्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अच्छा तुम्हें इतना तो पता चल चुका है कि अगर हमारे पास सिलेंडर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब ये जो हमारे पास सर्कुलर सरफेस है इन सर्कुलर सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स केवल बनेगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस देख रहे हो केवल उसी से फ्लक्स बनेगा, केवल वहीं से आर्टिकल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करा, यहाँ पर हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ से एरिया वेक्टर ये भी आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लक्स निकाल दो, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आती है इंटीग्रेट, ये आ गया हमारे पास E डॉट ds, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो फाई E की वैल्यू आ गई, आ गया इंटीग्रेट E ds cos थीटा, और तुम्हें दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री आ गया। तो यहाँ फिर से वही सारे काम, थीटा बराबर 0 डिग्री तो cos 0 बराबर 1 हो गया, उठा के रख दो। तो यहाँ पर फाई E की वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया इंटीग्रेट, ये आ गया E ds। अब जरा सोचना ध्यान से, फिर से वही बात कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो ये हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, यहाँ बचेगा केवल ds। क्यों बाहर आ गई? बिल्कुल सेम वही रीजन है जो पिछले आर्टिकल में बता के आए थे कि अगर तुम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेते हो तो ध्यान से देखो, हम एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, ऐसा गॉसियन सरफेस जो बॉडी से हर बार सेम डिस्टेंस पे हो। तो ध्यान सोचो, अगर ये कंप्लीट रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस कैपिटल आर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई? स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, यही तो डिस्टेंस हुई। तो यहाँ पे जरा सोचो, हर बार डिस्टेंस बराबर, तुम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, हर बार डिस्टेंस बराबर मिलेगी। इतना समझ आ रहा है पे? अगर डिस्टेंस बराबर मिलेगी, सिलेंडर के, गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कांस्टेंट है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। इतनी बात क्लियर? अब देखो ds को इंटीग्रेट कर दो तो ये फिर से हमारे पास कर्व्ड सरफेस दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाई E की वैल्यू आ गई E, और ये आ गया 2 पाई RL। भैया ध्यान रखना, ds कहां पर लिया है? ये हमने लिया गॉसियन सरफेस पे। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो गॉसियन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, और गॉसियन सिलेंडर में रेडियस कितनी दी हुई है? स्मॉल आर। गॉसियन सिलेंडर की लेंथ कितनी दी गई है? स्मॉल एल। तो देखो यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल एल यूज हुआ है, कोई बेवकूफी में कैपिटल आर मत लगा देना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखो, ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया, ये कहां से आए? डेफिनेशन से। अब बारी आती है गॉस थ्योरम की, तो देखो इस एल को हटा देते हैं, तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम गॉस थ्योरम। चलो देखो, अब यहां पर हमें गॉस थ्योरम से पता है कि हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को इक्वेट करा दो तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक है। दोनों को इक्वेट करा दो, एक ये टर्म आ गया, एक ये टर्म आ गया। चलो देखते हैं आगे बढ़े। देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन ले लो, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फाई की वैल्यू, दूसरी फाई की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया E इंटू 2 पाई RL बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू L, ठीक है। अच्छा देखने से तो लग रहा होगा बिल्कुल वही डेरिवेशन हो गया जो अभी देख के आए थे। तो जरा सुनना, इसका नेचर, इस डेरिवेशन का नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक लीनियर चार्ज के लिए था। लेकिन अब देखो यहाँ पे
केवल डिफरेंस एक चीज में आ रहा है, वहां पर चार्ज एक वायर में था, यहां पर चार्ज सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम में है। तो अब ये जो फॉर्मूला आया है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में और लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो जरा क्या कर सकते हैं। यहां तक पूरा आर्टिकल वैसा ही था जैसा पहले देख के आए। तो देखो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4πε0 2πε0 Q/R। ठीक है, अब ध्यान से अब सबसे पहले इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे जरा समझना, हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे आएगी, ये आएगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर लेंथ हमने L मानी थी तो इसी का यूज करेंगे। देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर अगर चार्ज निकालना चाहे तो कैसे आएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर जो Q देख रहे हो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी। बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में समझना, वॉल्यूम हम किसका लेंगे, कितना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमने गॉसियन सिलेंडर L लंबाई की मानी, लेकिन चार्ज कहां पर है, चार्ज तो ओरिजिनल सिलेंडर पे है। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, रेडियस कौन सी यूज होगी, कैपिटल आर। लेंथ कौन सी यूज कर ले, ये सिलेंडर तो अनंत लंबाई का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो यहां पे जरा सुनना, जितना सिलेंडर हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है, केवल उतना ही पोर्शन तो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर लेंथ L रहेगी, लेकिन रेडियस हमारे पास इसकी रहेगी ओरिजिनल सिलेंडर की। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम है ये आ गया हमारे पास, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ये आ गया पाई कैपिटल R², और लेंथ कितनी आएगी, ये आ गया हमारे पास स्मॉल l, और ये आ गया हमारे पास रो। तो यहां पर Q की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये उठा करके लगा दो। तो देखो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/2πε0, ब्रैकेट में आ गया पाई कैपिटल R² L इंटू रो, अपॉन में आ गया हमारे पास स्मॉल r इंटू एल। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, ऊपर बचा R² रो, नीचे बचा 2ε0 और R। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई R² रो, और अपॉन में आ गया 2ε0 इंटू स्मॉल r। बोलो इतनी बात क्लियर। ये था हमारे पास एक फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब देखो हमने एक काम कर लिया, हमने इसको चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट कर देते हैं इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी में। ये क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यही फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में निकालते हैं। देखो क्या कर सकते हैं इसमें। भैया ध्यान सुनना, ये चार्ज एक लेंथ में भी फैला हुआ है और ये एक वॉल्यूम में भी फैला हुआ है। तो वॉल्यूम में फैले होने की वजह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और लेंथ में फैले होने की वजह से लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे जरा सुनना, हमारे पास Q की वैल्यू एक और आ जाएगी। देखो पहले तो हमारे पास Q ये तो निकला ही था। ठीक है, ये हमारे पास है ही पाई R² L इंटू रो। अब सोचो, अगर यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लाएंगे तो ये आ गई लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी में जब तुम लंबाई का मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करो तो हमारे पास आएगा देयरफॉर पाई R² L इंटू रो बराबर आ गया L इंटू लैम्डा। देखो L से L कैंसिल हो गया। तो एक काम करते हैं, हम रो की वैल्यू निकालते हैं। तो रो की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन पाई R²। बोलो इतनी बात, एक मिनट, ये कैपिटल R होगा भैया, ये आ गए हमारे पास पाई R²। इतनी बात क्लियर। अब एक काम करते हैं, बस ये रो की वैल्यू उठा के यहां लगा दो। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगी। चलो जरा रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इस रो की वैल्यू यहाँ पे लगानी है। तो सोचो अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास कैपिटल R² और नीचे है 2ε0 स्मॉल r। तो यहाँ पर आ गया 2ε0 स्मॉल r। अब देखो यहाँ पर तो रो की जगह ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन पाई R²। इतनी बात की यहाँ पे। देखो ध्यान से, अब यहाँ R² से R² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर E की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1 अपॉन देखो 2πε0, ये आ गया 2πε0 और लैम्डा और नीचे r। तो यहाँ पर आ गया लैम्डा और r। देखो जरा
ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो लीनियर चार्ज में आया था, एक वायर में आया था। तो ध्यान सुनना, जब तुम यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करोगे, मतलब तुम अपने सिलेंडर को एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो, तो फॉर्मूला वही आएगा। अगर यहाँ पे तुम इसी के वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी और ये फॉर्मूला रो के टर्म्स में ऐसा आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे दोनों फॉर्मूले याद रखना, ये तो आराम से याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए नया है, इसको और याद रखेगा, ठीक है। अच्छा एक बात जरा समझना, एक ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है क्या, कि किसी सिलेंडर के केस में उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये बात समझ यहाँ पे सारे रिजल्ट याद रखना, ठीक है। देखो इसको एक बार, हो गया। अब देखो ये आर्टिकल और आगे कैसे बढ़ेगा। देखो ये हमने एक काम करा, हमने एक बड़ा सा गॉसियन सिलेंडर ले लिया और उस पर काम करा। ये जो सिलेंडर है, तो ये जो पॉइंट तुमने देखा है, चलो इसको पी पॉइंट ले लेते हैं। ये जो पी पॉइंट तुमने देखा है, ये पी पॉइंट सिलेंडर से बाहर था। अब एक काम करेंगे, हम इसी पॉइंट को ओरिजिनल सिलेंडर पर लेकर के आएंगे, फिर इसी को ओरिजिनल सिलेंडर के अंदर लेकर के जाएंगे। मतलब यहाँ पर 3 केसेस आएंगे। पहला क्या था, ये आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, फिर आएगा एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, फिर जाएगा इनसाइड द सिलेंडर। बात समझा रही है यहाँ पे इतनी? तो इस तरह से 3 केसेस देखोगे। पहला केस तुमने देखा, बाकी अब अगले टर्म पे। अच्छा इसमें एक रिजल्ट और देखो, जरा ध्यान से देखना। अगर तुम इस फॉर्मूले को देखते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के। इस बात को ध्यान से देखो, स्मॉल r को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट। देखो ध्यान से, स्मॉल r को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले से देखोगे तो यहां पर भी वही रिजल्ट आएगा। अरे दोनों फॉर्मूले बता तो एक ही चीज रहे हैं, तो यहां पर भी हमारे पास आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो अब एक बात ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल चार्ज के केस में अगर पॉइंट सिलेंडर के बाहर है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और सीधी बात भी है, जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ाओगे सिलेंडर ओरिजिनल सिलेंडर से दूर होता जाएगा। अगर दूर होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। बात समझ यहाँ पे सभी को? ठीक है, देख लो इसको एक बार, फिर बाकी अब अगले घंटे।